गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल मैंने बताया था आर्टिकल 263 में। तो 263 से एक पहले आर्टिकल था 262, जो रिवर डिस्प्यूट के बारे में, दो स्टेट के बीच में कोई रिवर वाटर के शेयरिंग के लिए डिस्प्यूट हो, रिवर वैली से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, तो उसके लिए आर्टिकल था 362, सॉरी 262। एंड 263 आर्टिकल किस लिए है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो पहले बताया है मैंने, पीछे वाला में जाके देखेंगे, मैंने इस बात को शायद उस चार्ट में भी मेंशन है। 263 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, जैसे ये फाइनेंस कमीशन हुआ, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया, क्या रोल होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू या कितना शेयर होना चाहिए, टैक्सिंग पावर किसको कितना और दिया जाना चाहिए, कैसे और इनकम बढ़ाया जाए स्टेट का, ये सब रिकमेंडेशन देना फाइनेंस कमीशन का काम है। अभी तक इतना ही, बाद में चैप्टर में डिस्कस करूंगा तो डिटेल तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर जीएसटी काउंसिल के बारे में मैंने आर्टिकल 279 ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, ये जीएसटी काउंसिल के बारे में भी, कि काउंसिल जो है फिर जीएसटी के बारे में उसके लिए भी है, रिकमेंड करेगी क्या टैक्स किस में बढ़ाना जाना चाहिए, कितना होना चाहिए, स्टेट को शेयर कितना दिया जाना चाहिए, सेंटर को कितना दिया जाना चाहिए। तो ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। यूपीएससी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी पहले ही बता चुका हूँ। सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज, उसके लिए जो आर्टिकल थी, उसके लिए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा था वो भी बता चुका हूँ, पार्ट 14 वाला याद रखना। 14, 14A, 15 ऐसे सब जब वहाँ जब बताया था, ऐसे मैं बैक में अभी जाके दिखा दूंगा फिर से। तो ये आर्टिकल 308 से 323 शुरू होता था। तो 308 से 14 के बीच में सर्विसेज के बारे में, मतलब जो सिविल सर्विसेज में जो पर्सन है उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनका टेन्योर क्या होगा, उनको क्या प्रिविलेज राइट या कह सकते हैं अलाउंस मिलेगी, इस टाइप से कुछ प्रोविज़न। बाद में होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि बॉडी में कौन मेंबर होंगे, मेंबर को टेन्योर क्या होगा, कैसे हटाया जा सकता है, फंक्शन क्या होगा, ऐसे ऐसे, इतना ही कम से कम। तो ये है यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर होते हैं, टेन्योर क्या होता है, फंक्शन क्या है, तो पहले कब हटाया जा सकता है तो पहले डिस्कस हो चुका है। 324 आर्टिकल इससे रिलेटेड है, पहले भी ये बता देता हूँ, सुन लो। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ये सब आएगा। फिर तो कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो पहले भी मैंने बताया था, इसके लिए जो कंसर्न आर्टिकल है 338, 38A, 38B, देखिए 38B, 339। तो थोड़ा इसके बारे में बता दूँ, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट आया तो इनका क्या काम होगा, शेड्यूल कास्ट का क्या स्टेटस चल रहा है, उनकी कोई ग्रीवेंसेस है तो यहाँ पहुँच सकते हैं। कहीं शेड्यूल कास्ट पर कोई एक्ट बन रहा है तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, इनसे ओपिनियन लिया जाएगा। कहीं शेड्यूल कास्ट के पर्सन पर कहीं एट्रोसिटी हो रही है तो उसमें जाके इंक्वायरी करेंगे, कंसर्न पर्सन को उसको इनके पास आकर अपियर होना होगा, डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं, तो ऐसा ये सिविल कोर्ट की कैपेसिटी होती है, एक्शन ले सकते हैं, रिकमेंड करेंगे आगे फर्दर कोर्ट को या गवर्नमेंट को कैसे एक्शन लिया जाए। तो ये शेड्यूल कास्ट के लिए हो गया। फिर शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ऐसे ही, जो शेड्यूल कास्ट का जो फंक्शन शेड्यूल कास्ट के जो कमीशन है वो करते हैं, वैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर बैकवर्ड क्लास कमीशन ऐसे हो गया 338B। तो देखें 332 342 बताया था स्पेशल प्रोविजन फॉर डिफरेंट क्लासेस, तो उसमें ये सब आ जाएगा 330 से 342 के बीच में ही
इतना कम से कम पार्ट में बताया था आपको मैंने। तो फिर है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, उनके लिए भी शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स के लिए भी एक कमीशन बनाया गया है। देखिए ये शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, यहाँ क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ध्यान दें। और ये शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, शेड्यूल एरिया किसको बोलते हैं पता है, 10 शेड्यूल एरिया है, मैंने बताया था पहले। 10 स्टेट में शेड्यूल एरिया है, एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो कमीशन बनाया जाए। तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो कहते हैं, जो शेड्यूल जो रिलेटेड है कौन सा है, शेड्यूल 5 बताया था ना, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एंड शेड्यूल 6 क्या है, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड। तो इसके लिए भी एक कमीशन है, आर्टिकल 339। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर डिस्कस नहीं होता है। तो अगर कभी एग्जाम में आया तो सोचो कि ऐसा थोड़ी है, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल एरिया के लिए कमीशन थोड़ी है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है, लेकिन ऐसा कोई कमीशन नहीं है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, क्योंकि बाद में भी कम डिस्कशन होगी। तो एटलीस्ट अभी जो बताया इतना पता रहना चाहिए कि हाँ। फिर है बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन 340। अब देखिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन ये 340 और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या डिफरेंस है। तो ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, बीच बीच में कभी कमीशन कमेटी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, बताएं कि भाई ओबीसी की कंडीशन कैसी है, क्या चल रहा है उनका, कितने जॉब में उनका कंट्रीब्यूशन है, सर्विसेज में कहने का मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन में कैसा है, ये सब रिपोर्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जब सेटअप होगा तो रिपोर्ट देती है। तो ये यहाँ देखें, ये चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत है, मतलब ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में उतना डिस्कशन नहीं होगा इसके बारे में। फिर ये भी मैं बता चुका था, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए शायद ये मैंने नहीं बताया था, तो पार्लियामेंट में भी जो होता है कि बताया था ना कि जो पार्लियामेंट की भी अपनी लैंग्वेज होती है, किस लैंग्वेज में वहाँ डिस्कशन होगा, पेपर कैसे होंगे, ड्राफ्ट तैयार होंगे, एक्ट बनेगा तो कैसे लैंग्वेज में, उसके लिए भी एक कमेटी होती है। तो एक उससे रिलेटेड जो कमेटी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट 344। इसका भी बाद में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा। तो अभी जो बताया अभी याद रखना है आपको, कहाँ ऐसा भी कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, क्योंकि उतने सारे स्टार्ट पढ़ते रहोगे तो ये ध्यान से हट जाता है। फिर है और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये शायद मैंने पहले बताया है, वो चार्ट जब तैयार बताया था दिखाया था, तो उसमें ऑफिशियल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी एक ये ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी है, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये दिस इज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एक अदर होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब रिलीजन के बेसिस पर जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर, कि वो लैंग्वेज बोलने वाले कम लोग हैं, उनको उनको माइनॉरिटी कहा गया है यहाँ। तो उनके लिए जो कमेटी है 350B। तो उनके लिए जो ऑफिसर होंगे, जो ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा तो किस आर्टिकल के जरिए, 350B। तो ये रहा। तो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बॉडी है, अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफिकली मेंशन है, मैंने यहाँ सामने रख दिया। तो सामने में यहाँ 1 2 3 को खासकर ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है, जो बाद में डिस्कशन नहीं होगा। 339 वाली, 340 वाली एंड 344 वाली, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। बाकी तो बार बार आते रहेगा तो उतना चलो आप भूलोगे नहीं, लेकिन ये भूलने का चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान रखो कि ऐसा भी कुछ है। तो यहाँ तक ये हुआ, ठीक, राइट। अब देखें, तो यहाँ तक हुआ, तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल का। तो कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक बॉडीज इन इंडिया। इनमें से ये बॉडी को कंसिडर करें, एंड कहता है कि हाउ मेनी एबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इनमें से कितने जो बॉडी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, उसके लिए आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है आप तो आराम से बोल दोगे, 300 कौन सा है बताओ। फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन,
नेशनल लॉ कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, लॉ कमीशन का कभी अभी तक मैंने डिस्कस किया कोई आर्टिकल नहीं। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसके लिए क्या, तो ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट का वायलेशन उससे रिलेटेड है, बाद में मैं बताऊंगा। नेशनल लॉ कमीशन, लॉ कमीशन का ऐसे ही सेटअप किया जाता है कि भाई कोई कानून अगर बनाया जाए तो ये रिकमेंड करती है लॉ मिनिस्ट्री को कि भाई इस बेसिस पर ऐसे आपको यहाँ कानून बनाने की ज़रूरत है, यहाँ नहीं बनाने की ज़रूरत है, जो आप बना रहे हैं उसको ये ना बनाया चाहे और इसमें ऐसा चेंज करें, ऐसे रिकमेंडेशन लॉ कमीशन देती है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, मतलब कंज्यूमर मतलब जैसे होता है ना कंज्यूमर कोर्ट में आप अपेयर होते हो कि भाई कोई मतलब किसी पर केस किया कि आप कंज्यूमर मतलब आप कहीं से कुछ सामान खरीदते हो, एक सबसे सिंपल वे में जानो, पर वो क्वालिटी उसने नहीं दिया, उसने गड़बड़ी की, या कहीं से आप कोई सर्विसेज लिए, तो कंज्यूमर कोर्ट में लोग क्लेम करते हैं कि भाई हम इनसे सर्विसेज लिया, पैसा भी पेमेंट किया, पर वो बेनिफिट हमें नहीं हुआ। तो कंज्यूमर कोर्ट में आसानी से आजकल बहुत सारे केसेस जाने लगे हैं, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यहाँ तक कि ये बता दूं, अगर कोई पेशेंट, किसी डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन किया, तो कोई ऑपरेशन का चांस है कि भाई कॉम्प्लिकेशन है कि इस ऑपरेशन में के बाद आपके हाथ पैर वीक हो, किसी का हाथ का ऑपरेशन हुआ, किसी बोन का, हड्डी का ऑपरेशन के बाद चांस बनती है कि हो सकता है हाथ आपका सुन्न हो जाए, थोड़ा सा नस वीकनेस आ जाए, या हड्डी जुड़े तो सही तरीके से पूरी ना जुड़ पाए तो टेढ़ी रह जाए। तो ऐसे केस में लोग कहते हैं, और दर्द रहे, तो किसी को ज़्यादा दिन दर्द रह गया, थोड़ा वीकनेस रह गई, या हाथ सही से जुड़ नहीं पाया, तो कंज्यूमर कोर्ट में डॉक्टर को धमकी देते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, इतना चार्ज आपने किया है ऑपरेशन के लिए, बोला था कि सही हो जाएगा इतने दिन में, लेकिन अभी तक मेरा नहीं हो पाया, इतना दिक्कत है, इसके कारण मैं जॉब नहीं जा पा रहा हूँ, या मैं अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ अफेक्टेड हो रही है, तो इतना पेन में मैं हूँ, तो इकोनॉमिकल लॉस लॉस भी साथ में मेरा इतना है, तो बॉडी का तो लॉस है ही, तो कंज्यूमर कोर्ट में केस पिटीशन डालते हैं कि मुझे इतना पैसा खर्च किया है, मुझे इनसे क्लेम के लिए, मतलब एक तरह से पिटीशन डालते हैं, तो रिड्रेसल कहो उसको, समाधान करवाने के लिए, या जो कहो ऐसे। तो ऐसे आजकल बहुत सारे केसेस हो रही हैं, तो इसका काम वो सब है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बताया था अभी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस 338, 38A, 38B। तो देखें 38, 38A एंड 38B, तो B में ये है, तो कौन सा इसमें सही है, सिर्फ ओनली वन। जब तक हर कोई के बारे में पता नहीं हो तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कम से कम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पूरा कम से कम पता होना चाहिए, गेस करके कि भाई ह्यूमन राइट कमीशन शायद होगा, चाहे लॉ कमीशन कहीं होगा, नहीं, जो नहीं है तो नहीं है, पता होना चाहिए कि नहीं है, तो कौन है ये पक्का, यही ये है ही, इसके अलावा और दूसरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो अब देखें 2013 का क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कहने का मतलब ऑब्वियस ही बात है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल, तो इन सारे के बारे में अभी तक मैंने कभी डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कोई प्रोविजन है, तो आंसर क्या होगा इसमें, तो डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो तीनों का तीनों। जोनल काउंसिल ध्यान रखें, इंटर स्टेट काउंसिल है लेकिन जोनल काउंसिल नहीं मेंशन, जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए कुछ बने हुए हैं जोनल काउंसिल, तो वो काउंसिल का प्रोविजन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। तो सिर्फ इंटर स्टेट काउंसिल पढ़े हो तो थोड़ा जो ज़्यादा दिमाग लगा के सोचेंगे इंटर स्टेट काउंसिल है तो जोनल काउंसिल भी होगा, नहीं, जो मैंने बता दिया जितने जितने बॉडी हैं उतने उसका मैंने एग्जाम्पल आपको सामने रख दिया है। तो 13 का क्वेश्चन है ये, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1 2 3। देखिए ऑप्शन भी रखा है क्या कि प्लानिंग कमीशन को तो सब लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नहीं है, नहीं था, ठीक है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये भी नहीं लग रहा। जोनल काउंसिल को जानबूझकर क्या है 1 2 सबसे पहले ऑप्शन रख दिया गया है कि बच्चा देखते ही थोड़ा जोनल काउंसिल इंटर स्टेट काउंसिल में कंफ्यूज हो और 1 2 को ऑप्शन करेक्ट कर ले। तो सोच ले
फैक्ट कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपको जानना होगा, तभी आंसर कर पाएंगे। यह है 2006 का क्वेश्चन। तो विच वन एमंग द फॉलोइंग कमीशंस वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ ए डिफिनिट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब सेम कहने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई आर्टिकल में मेंशन करके एक प्रोविजन बना के कौन से कमीशन को सेटअप किया गया, कमीशन को सेटअप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, मतलब कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लैंग्वेज का सिर्फ फेर है, कहने का मतलब वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को जानना चाहते हैं तो देख लें। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, यूजीसी की क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए कोई रूल बनाती है, कोई रूल ड्राफ्ट करती है, तो उसका यूजीसी का काम होता है, उस पर कंट्रोल करना। तो ये जैसे अभी जैसे तक रिसेंट में क्या आया कि एक इसने एक नियम लाया, क्या कि जो स्टेट के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो वीसी वाइस चांसलर होंगे उनको इलेक्ट करने का, उनको मतलब नॉमिनेट करने का या अपॉइंट करने का काम चांसलर यानी गवर्नर का होगा। फुल्ली गवर्नर का कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें कोई चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होगा। अभी पेपर में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि यानी गवर्नर होंगे सेंटर के आदमी, यानी स्टेट में भी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो अगर वीसी वाइस चांसलर को अपॉइंट करना है, यानी यूनिवर्सिटी का जो हेड पर्सन कहते हैं उसे, हेड ऑफिस कहा जाता है, तो वाइस चांसलर, तो उसको अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का। गवर्नर को चांसलर कहा जाता है। तो गवर्नर का है काम है। अब गवर्नर किसको अपॉइंट करेगी, जो सेंटर उनको बोलेगी, क्योंकि सेंटर ने ही गवर्नर को अपॉइंट किया है। गवर्नर को जब मन चाहे तब सेंटर हटा सकती है। उनका कोई टेन्योर कोई फिक्स नहीं है कि 5 ईयर के लिए होंगे, 3 ईयर के लिए होंगे। कोई ग्राउंड नहीं है कि किस ग्राउंड पर, इस ग्राउंड होगा तो ही हटाया जा सकता है। तो कहते हैं कि ये उनका जो अपॉइंटमेंट है और उनका रिमूवल जो डिपेंड करता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की खुशी पर, उनके मन पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट का मन खुशी क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो उसको जो हेड कर रहा है पीएम, तो वो जो बोलेंगे। तो सेम बात है। तो यूजीसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन को मैंने बताया था आर्टिकल 324, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस सब में आगे जो नहीं वाला ऑप्शन है ना, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो आगे आएगा। अभी अब है, अब देखें, यह है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहा जाता है क्या, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ना होके अलग हो, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर दोज बॉडीज which are not defined in the constitution of India and is created by government through executive action और statute। तो कहने को या तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से या स्टैच्यू मतलब कानून बनाकर। अब देखें, तो उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा गया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में दो होते हैं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी एंड दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब पार्लियामेंट में कानून बनाकर, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने मिलकर, वहाँ के सारे एमपी ने वोटिंग किया, पास किया, तो बनाया उस बॉडी को, तो कहलाता है क्या, स्टैच्यूटरी बॉडी। एक है कानून वहाँ लोकसभा राज्यसभा में नहीं पास किया गया, जो जिनकी गवर्नमेंट है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कहो कैबिनेट, उन्होंने एक ऑर्डर पास करके ये बॉडी को बनाया। तो इन द सेंस वो जो बॉडी बनाया तो उसके मेंबर कौन होंगे, कौन हटाया जा सकता है, क्या काम दिया जाएगा, ये पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करेगी। पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा राज्यसभा में जितने मेंबर बैठे हुए हैं वो उनका वोटिंग देना नहीं इसमें मायने रखेगा। डायरेक्ट जिनकी गवर्नमेंट है, जिनके मिनिस्टर बने हुए मंत्री हैं, वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि ये बॉडी के मेंबर कौन होंगे। दूसरे ऑपोजिशन का पार्टी या इनके पार्टी के ही दूसरे एमपी नहीं इसमें बोलना, उनका हाँ या ना बोलना होगा। जो इनके मंत्रिमंडल होंगे उनका ही बोलना होगा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो एग्जीक्यूटिव बोला जाता है ना। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन क्या होगा।
बॉडी के कौन मेंबर होंगे, काम क्या होगा, कैसे हटाया जा सकता है, सैलरी कितना होगा, पीरियड टेन्योर कितना होगा, ये सब। अगर लोकसभा राज्यसभा में बिल लाकर पास करवाया गया, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लिया गया, तो कहलाएगा वह स्टैट्यूटरी बॉडी। जब लोकसभा राज्यसभा में लाकर मेंशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मैं इनको इस बॉडी को मेंशन करने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई, उसके लिए चेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, तब वो कहलाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आज कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड नहीं किया गया, उसको सिर्फ एक्ट बनाकर उस बॉडी को सेटअप किया गया, स्टैब्लिश किया गया, तो दैट्स कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर है? तो अब देखें, स्टैट्यूटरी बॉडी बहुत सारे हैं इंडिया में। तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने जितना एग्जाम्पल आपको दिया है सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत सारे हैं। तो खैर देखें, इसमें से बहुत सारा का मैंने जितने का दिया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैं अभी आपके सामने पुट कर रहा हूँ, रख रहा हूँ आपके सामने, उतना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्योंकि मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कितने बच्चे बिल्कुल वो याद कर लेंगे, सबका ब्रेन अलग है, जितना मैंने दिया उसको फुल्ली मेमोराइज कर लोगे। इससे बियॉन्ड कोई आता है तो बोलोगे कि सर वाले नोट्स में या सर ने तो इसका डिस्कशन नहीं किया था, तो नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, ऐसा नहीं है। तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं सिर्फ जो ज़्यादातर एग्जाम में आए या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ज़्यादा न्यूज में आती है, ज़्यादा डिस्कशन में होती है, ज़्यादा जिसका इंपॉर्टेंस रहता है, उसको ही रखा है। ऐसे और भी बॉडी है जिसको मैंने नहीं रखा है, रखूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो देखें, तो आर क्रिएटेड बाय लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट, जो मैंने बोला। कुछ एग्जांपल देखें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। अब है ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ह्यूमन राइट कमीशन का क्या काम है, थोड़ा थोड़ा अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ तो हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा मैं बता भी देता हूँ। देखें, ह्यूमन राइट जो कमीशन है आपका, कहाँ गया राइट्स, हाँ, ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या है, और जैसे ह्यूमन राइट कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम है, वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का थोड़ा बहुत आगे पीछे रहे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे कि पहले तो बता दूं कि इसके मेंबर कौन होते हैं ज़्यादातर। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है या जजेज है वो होंगे। ऐसे हाई कोर्ट के जजेज रिटायर या जो वर्किंग है वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी जो प्रोमिनेंट पर्सन है, जिनको लीगल एक्सपर्ट है या ह्यूमन राइट के बारे पर पहले से वर्क कर चुके हैं, इसमें एक्सपीरियंस है, ऐसे पर्सन, इतना अभी तक इतना जानने की जरूरत है, बाकी डिटेल बाद में हो। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काम क्या है कि कहाँ कहाँ लोगों पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन का क्या राइट होता है, लिबर्टी का, स्वतंत्र आज़ादी का, स्वतंत्रता का, फ्रेटर्निटी का, इक्वलिटी का राइट है ह्यूमन को, उनका डिग्निटी का है। तो ये सब कहाँ वायलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट में। जैसे आप देख सकते हो कि कहाँ है जो गरीबों को सताया जा रहा है, उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे लोगों को अफेक्टेड हैं कि कोई उन पर कह सकते हो क्या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या जैसे कि किसी को जेल में बंद कर कर मारा गया, बहुत ज़्यादा उसको बॉडी डैमेज कर दिए गए। जैसे कभी सुना है ना कि ऐसे कि इतना 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, कि इतना किया गया कि वो एकदम मरने मरने की हालत हो गया, मर भी गया, तो ह्यूमन राइट उसमें एक्शन लेती है। या कहीं है जो बिना वार्निंग दिए हुए या जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पुलिस ने गोलियाँ चला दी, बहुत लोग मारे गए, दंगे हुए। या आप कह सकते हो क्या कि पुलिस जेल में और कैदी बंद है तो उनकी वहाँ कंडीशन ख़राब है, ना खाने का व्यवस्था है, ना नहाने का, ना सोने का, ना बाथरूम का, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में नेशनल ह्यूमन राइट इंटरफेयर करती है, एक्शन लेती है, जो कंसर्न पार्टी उनको बुलाती है, उनसे उनसे ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेती है, एक्शन लेना है, आगे फर्दर रिकमेंड करना है। तो ये सब काम है नेशनल ह्यूमन राइट का। स्टेट ह्यूमन राइट स्टेट लेवल पर, जो मैंने जैसे नेशनल ह्यूमन राइट के लिए बताया वैसे स्टेट लेवल पर है। ऐसे भी स्टेट ह्यूमन राइट के जो पर्सन कौन होंगे, वहाँ के स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेज, जो रिटायर्ड है या वर्किंग है, इसके अलावा बियॉन्ड और भी पर्सन। तो मतलब कहने का मतलब ह्यूमन राइट का कहाँ मानव अधिकार का वायलेशन 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 हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए काम करती है ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इतना ही अभी तक। फिर ऐसे हैं
नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। तो वोमेन के लिए जो कमीशन है तो वो क्या करेगी कि भाई वोमेन का कंडीशन कैसा है कंट्री में, उसके लिए कोई सरकार या वोमेन के लिए कोई स्कीम बन रहा है तो नेशनल कमीशन वोमेन से ओपिनियन लिया जाएगा। फिर वोमेन पर कहाँ ज़्यादा अत्याचार कुछ हो रहे हैं तो उसमें एक्शन लेना, डॉरी से रिलेटेड हुआ तो कोई कंप्लेन करना है तो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन में फीमेल अपियर हो सकती है, हस्बैंड उनको टॉर्चर कर रहा है, या आप कह सकते हो कहीं प्रोस्टिट्यूशन के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वुमेन को मतलब वुमेन को बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वुमेन पर ज़्यादा कहीं एट्रोसिटी हो रही है, अत्याचार हो रही है। तो ऐसे केस में उनका किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। इतना तक ठीक है तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब अगर नाम लिया है तो मैं सामने थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन के लिए भाई बच्चों को स्कूलिंग मिल रही है कि नहीं, राइट टू एजुकेशन जो बना है एक्ट, तो उसके तहत उनको एजुकेशन मिल रही है कि नहीं। पॉस्को एक्ट में जो पॉस्को एक्ट आपको पता होगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल पॉस्को सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो पॉस्को एक्ट के तहत जो एक प्रोविजन है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, बच्चों पर कहाँ रेप हो जा रहा है उसको कह सकते हो कि ट्रैफिकिंग किया जा रहा है। इसके अलावा कह सकते हो फैक्ट्री में काम पर लगाया जा रहा है या मैनुअल वर्क कुछ करवाया जा रहा है ऐसे बच्चों को। तो बच्चों पर कोई भी अत्याचार या बच्चों को कह सकते हो कि बच्चों के लिए जो ये बच्चों के लिए जो जेल होती है तो उसको बोलते हैं, वर्डिंग मुझे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है कौन सा कोई सेंटर है जहाँ बच्चों को अगर बच्चे 18 ईयर से कम उम्र के बच्चे जैसे कि अगर कोई क्राइम किया तो उनको वहाँ जाकर उनको जेल में अगर रखा एक तरह से जो बच्चों के लिए हुआ तो उनको वहाँ सुधार के लिए प्रोविजन, सुधार की व्यवस्था की जाती है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, पढ़ाया जाए या ऑक्यूपेशनली ट्रेंड किया जाए कि सोसाइटी में जाके अच्छे टाइप से उभर कर निकलें। तो तो उसमें वहाँ बच्चों पर कैसा सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फंड सही तरह से मिल रहे हैं कि नहीं, वहाँ बच्चों को फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सब काम में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट उनका होता है। बच्चों के लिए कोई कंप्लेन है तो वहाँ जाकर कोई रेज कर सकता है, या बच्चे खुद नहीं कर सकते तो उनके बदले कोई और कि भाई यहाँ तो बच्चों को इतने बच्चों को फैक्ट्रिया में काम करवाया जा रहा है, डेंजरस वर्क करवाया जा रहे हैं, बच्चे 14 साल से कम है और ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक काम, पढ़ाई नहीं कर सब वैसे ठेला चला रेडी लगा रहे हैं समा और कपड़ा बेचते हैं चाहे सब्जी बेचते हैं, कोई कंप्लेन रेज किया या कुछ भी हुआ या बच्चों पर एट्रोसिटी तो उसके लिए ये कमीशन होती है। फिर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए तो तो नेशनल कमीशन माइनॉरिटी से कोई स्कीम बना तो माइनॉरिटी के लिए स्कीम बनाया जा रहा था, इससे ओपिनियन लिया जाएगा। माइनॉरिटी को भाई कोई फंड देना है या उनके एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना है तो उसमें इनका ओपिनियन लिया जाएगा। सरकार बनाती है तो माइनॉरिटी पर कोई कहीं कह सकते हो कि सोशल डिसहारमोनी मेंटेन हुआ जैसे दंगे हो रहे हैं या माइनॉरिटी पर ज़्यादा एट्रोसिटी किया जा रहा है, या कह सकते हो क्या कि कैसे बोलते हैं उसको, मास लिंचिंग, हाँ लिंचिंग किया जा रहा है। लोगों ने माइनॉरिटी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है तो उनको पकड़ कर मारना पीटना लटका देना, फांसी लगा देना लटका देना। तो ऐसे केस में इंटरफेयर करना या माइनॉरिटी का कंडीशन क्या है ओपिनियन देना, तो उनको देख रेख जो भी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए आपका क्या है कि आप है जो इंफॉर्मेशन ले सकते हो पब्लिक ऑफिसर से, मतलब पब्लिक ऑफिशियल से, कि भाई कोई चीज़ मान ली कि क्या एक्टिविटियाँ चल रही है, आपका क्या प्लान है, कहाँ तक डेवलप आपने कार्ड वर्क किया है, या सरकार से जैसे कि फंड आए स्कीम आए तो इसमें कितना यूटिलाइज हुआ कितना नहीं यूटिलाइज हुआ, किस चीज़ में यूटिलाइज हुआ। ऐसे लोग आरटीआई डायल करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, मतलब कह दो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, क्योंकि ये पब्लिक ऑफिस है और हम पब्लिक है, हमारा ये राइट है कि हमें ये जानने का अधिकार है कि भाई क्या पब्लिक ऑफिस में क्या एक्टिविटियाँ चल रही है। पर उसमें भी एक लिमिट है परमिसिबल, कुछ अगर सीक्रेट चीज़ है तो उसको पहले से है कि ये बताया रिवील नहीं किया जा सकता। और बहुत सारी चीज़ें कि नहीं पब्लिक को ये राइट है जानने का, ओपनली आपको बताना होगा तो पब्लिक ऑफिसर को बताना होगा। तो पब्लिक अगर कोई आरटीआई लगाता है
इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए भी हर गवर्नमेंट ऑफिस में देखोगे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एक पर्सन होगा कि आरटीआई का रिप्लाई देना है, कि भाई उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो आरटीआई का रिप्लाई, उसके लिए आरटीआई एक आप साइट होती है, कैसे डाल आरटीआई फाइल करना है, क्या क्यूरी है आपको देना है, और एक पीरियड के बाद वो रिप्लाई करेंगे आपको। अगर रिप्लाई नहीं किया तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कंप्लेन करोगे। कंसर्न अथॉरिटी को मैंने ये पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, उसने बहाना मार दिया कि मेरे पास पर्सन नहीं है, मेरे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, छुट्टी पर है इतने दिन से, या पोस्ट ही नहीं है। तो भाई ऐसे कैसे होता है, इन्फॉर्मेशन दिया, चाहे सही दिया या गलत इन्फॉर्मेशन दिया, मैटर तो कुछ और था। तो ऐसे केस में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन्वॉल्व होती है, उनको बुलाती है, भाई क्या चल रहा है, गलत जवाब क्यों दिया, जवाब टाइम पर क्यों नहीं दिया, अभी तक जवाब क्यों नहीं दिए, आपके पास पर्सन क्यों नहीं है, एक्शन लेना है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। यह है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सीआईसी का काम। स्टेट लेवल पर सेम है, तो कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन करेगी, स्टेट लेवल पर स्टेट इन्फॉर्मेशन करेगी। जैसे देखें, अभी देखा था कि कुछ महीने या कुछ साल ही पहले कि अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्या है कि गुजरात की किसी यूनिवर्सिटी में आरटीआई डाला कि जहाँ से नरेंद्र मोदी पढ़े ना, तो उनका मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, दिखाएं आप, और कहाँ तक पढ़े हैं, क्या नंबर था, व्हाट एवर। और तो यूनिवर्सिटी से कहा कि ये तो दिखाते हैं कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस में ये किए हूँ वो किए हूँ। तो रिप्लाई नहीं किया कि हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है, इस चीज़ को हम रिवील नहीं करते, पब्लिकली चीज़ नहीं है पब्लिक, ये आपको कोई पब्लिक स्कीम, कोई पॉलिसी नहीं है, या कोई पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं है, ये इंडिविजुअल की भी अपनी प्राइवेसी मैं क्यों रिवील करूँ, नहीं कर सकता। तो ऐसे मैटर ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है, जो मैटर जाते अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते हैं या जो भी लेटर के थ्रू वाट एवर, मैं वहाँ से पूछा, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ये क्या मतलब है, मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, हमारा तो राइट है आरटीआई के अंदर, राइट टू एजुकेशन में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो ऐसे केसेस भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने फिर अपना ओपिनियन दिया कि भाई उनका पर्सनल चीज़ है, इसमें कोई वही बात किसी की प्राइवेसी की बात है, तो उसको आपको जानने न जानने का कोई अधिकार नहीं है। कोई स्कीम होती, कोई पॉलिसी होती है, यूनिवर्सिटी में कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितने स्टूडेंट को आपने एडमिशन किया, कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ये जानना है तो चलो जान सकते हो, लेकिन किसी इंडिविजुअल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा मैटर था, न्यूज में आया था, तो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो जैसे बेसिकली पेपर पढ़ोगे तो कुछ भी कुछ आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं लिंक रहेगा, तो उसको ध्यान में आप रखोगे, क्योंकि कभी आंसर राइटिंग में है लिखना है तो एग्जाम्पल देकर लिखा जाता है। बता दूं, आप बहुत सारे थ्योरी लिख रहे हो, बुक्स की बातें लिख रहे हो, लेकिन एग्जाम्पल लिखने से उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है। तो ये जो आपके आंसर राइटिंग चेक करने वाले हैं उनको ये ऑब्वियस सी बात है, लगता है कि हाँ लड़का अभी क्या चल रहा है दुनियादारी से वाकिफ़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ किताब ही पढ़ा, रट्टा मार लिया, बस उतना ही। तो एग्जाम में आपको पहले से पता है कि भाई जितना जो बुक की बात है उससे उससे ही रिलेटेड करके उससे ज़्यादा क्वेश्चन आप अभी जो करंट का, मतलब एकदम 1 साल की नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल की जो मैटर है उसको पूछा जाता है। तो जब भी कुछ ऐसा आए तो उसको याद रखोगे, उसको नोट कर लोगे कि भाई प्रीलिम्स में भले या नहीं आने वाला है, मैं क्लियरली बता दूं, उसमें तो ऐसा क्वेश्चन आया कि जो पेपर वाली न्यूज़ है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो नाम रहेगा भले, लेकिन उसका आंसर आपको पेपर में नहीं रहेगा, क्लियरली सी बात है। लेकिन जो ये सब जो पेपर वाली बात है आंसर राइटिंग वक्त में उसमें काम आती है, उसमें लिखने के वक्त। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज आप सोचोगे कि करंट अफेयर के लिए रोज है जो 3-3 घंटे न्यूज पेपर पढ़ रहे हो ना, आप करंट अफेयर सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल भूल जाओ। जैसे मैं बता दूं, मान ली कि आपका जैसा हमेशा दिखाते रहेगा न्यूज में कि हाँ भाई इजराइल और फलस्तीन का वार चल रहा है, डेली न्यूज में आएगा कितने लोग मारे गए, इतना बम फोड़ दिया, ये बम गिराया, यहाँ भूखे मर रहे हैं, हॉस्पिटल में इतने हैं, रोज न्यूज में ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया, इजराइल के ने वाले ने ये स्टेट दिया, और फलस्तीन के जो भी अथॉरिटी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ऐसे ऐसे रोज चलती जा रहा है, अमेरिका ब्रिटेन ये बोल रहा है, रोज न्यूज में ये सब आते रहेगा। एग्जाम में नहीं पूछेगा कितने लोग मरे या वो क्या स्टेटमेंट देते थे, तो रीजन क्या था, किस कारण वार हुआ। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई जो फिलिस्तीन है
उसका किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर है, किस कंट्री के साथ बॉर्डर नहीं है, उस कौन कौन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फिर वहाँ जो कौन सी मान ली कोई पार्टिकुलर रिवर है, तो कौन से ये रिवर, कौन सी रिवर है जो फलस्तीन में फ्लो करती है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लेकिन ये चीज़ का डिस्कशन कभी पेपर में नहीं रहेगा। मैं बता दूं, आप लेकिन खूब पेपर पढ़ते जाओगे लेकिन आंसर नहीं। प्रीलिम्स मेंस देखोगे तो दोगे तो हाँ हाँ, जब जियो पॉलिटिकल मैटर क्वेश्चन है तो एग्जांपल दे के हाँ वहाँ वार चल रही थी, इससे क्या इन्फ्लुएंशियल हुआ, क्या कैसे इन्फ्लेशन बढ़ा वर्ल्ड लेवल पर, क्या प्रॉब्लम आई, तो वो मेंशन कर सकते हो, काम आएगा। अदरवाइज प्रीलिम्स पर से देखा जाए तो सोचोगे कि वो पढ़ के आंसर हो जाएगा, तो नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कितने नए बच्चे हैं तो उनको लगता है कि खूब पेपर पढ़ते जाओ, पेपर पढ़ते जाओ तो और आंसर कर लेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं है जी। तो करंट अफेयर की अलग से जो मटेरियल आती है किसी भी का हो, तो उसमें डिटेल दिया जाता है, तो उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको बुक की चीज़ें पूरी कंसेप्ट होगी, तभी आप उसको समझ पाओगे, और मगफ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे भी याद तो करना ही मतलब, लेकिन उस टाइप से नहीं, पहले ये सब चीज़ जाने रहोगे, उससे रिलेटेड मैटर रहेगा तो आप आसानी से याद कर पाओगे, समझ पाओगे। नहीं तो अदरवाइज अभी पूरा इधर इधर बढ़िया से खत्म हुआ नहीं है पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, और करंट अफेयर में पूरा पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आ भी गया अगर ज़बरदस्ती कर करके काफ़ी टाइम देने के बाद, 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे। तो या 2-3 महीने बाद फिर याद नहीं रहेगा, या आंसर लिखते वक्त याद नहीं रहेगा, एग्जाम में बैठे हो तो याद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा कोई लिंक करके नहीं पढ़ा है। क्योंकि करंट अफेयर वाले में तो ऐसे ही रहता है, यहाँ इस न्यूज़ से रिलेटेड ये, इस न्यूज़ से रिलेटेड ये था तो उसके बारे में डिटेल, इस न्यूज़ से रिलेटेड ये था उसके बारे में डिटेल। तो खैर, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसे सीबीआई है, सेंट्रल सीवीसी होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उन पर कोई करप्शन का चार्ज है, या कोई वो करप्शन कर रहे हैं, या वो अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा नहीं रहे हैं, उसके बारे में कोई किसी ने कंप्लेन किया तो उस पर एक्शन लेना, उस पर इंक्वायरी करना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम है, सीवीसी का। सेंट्रल यहाँ थोड़ा सीबीआई से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, सीबीआई का भी सेम टू कुछ न कुछ ऐसा है। तो सीबीआई का तो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कहीं भी कुछ एट्रोसिटी हुई तो जैसे कि स्टेट डिमांड करती है कि सीबीआई एक्शन लिया जाए, यहाँ मर्डर हो गया तो स्टेट डिमांड करती है किसी पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया तो सीबीआई इंक्वायरी की जाए, कहीं कोई डिपार्टमेंट में करप्शन हुआ तो सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। सीबीआई कोई तो या कोई बीडिंग हुआ, इसमें गड़बड़ी लग रही है, या कोई कह सकते हो नीलामी या बोली, या कोई ऑक्शन हुआ उसमें कोई करप्शन का ऐसे इन्वॉल्वमेंट लग रहा है तो सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम तो जानते ही हो, हर जगह न्यूज में सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई ने रेड डाल मारा। तो ये है, इतना ही, बाकी मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, तो एनआईए का काम क्या है, टेररिज्म से रिलेटेड जो मैटर, कहाँ टेररिज्म एक्टिविटी चल रही है, कौन पर्सन इन्वॉल्व है, क्या है जो बाहर से आर्म्स एमुनेशन आ रहा है, बाहर से कौन किस कंट्री का इन्वॉल्वमेंट अपने कंट्री में है, तो ये इसमें इसको कंट्रोल करना, इसको पहले से कैप्चर काउंटर करना, ये एनआईए का काम है, इनकी टीम होती है। तो इतना ही, बाकी मूवी वूवी में तो देखते ही रहते हो एनआईए की टीम, एनआईए बहुत सारे आजकल मूवी ऐसे बनने लगे है, रॉ एंड एनआईए इससे रिलेटेड। अब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देखें NDMA। तो डिजास्टर मतलब कौन सा डिजास्टर, जो सडन हो, सडन कोई ऑकरेंस हो, ऐसा कह सकते हो ऐसा इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सडन अचानक हुआ, पर्टिकुलर एरिया में हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ, उससे मेजॉरिटी काफ़ी इकोनॉमिकल लॉस हुआ, काफ़ी पर्सन अफेक्टेड हुए, उसको कहते हैं डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर हुआ, आतंक आ गया। तो पहले ये क्या था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इसको बनाया गया था, तो बाद में फिर क्या कि पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इसको एक स्टैट्यूटरी मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में डिजिग्नेट किया। तो देखिए अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का काम वही, यहाँ भूकंप आए, क्या बोलते, ड्रॉट आया, अकाल आया, या कह सकते बाढ़ आया, उसका साइक्लोन आया, तो
लैंडस्लाइड हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण थे, कितने लोगों को बेनिफिट, कैसे इसको कम किया जा सकता है, इसका मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, जो अफेक्टेड पर्सन है उनको क्या, कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, मतलब क्या उपाय करके फिर से सही हो जाए, क्या व्यवस्था करवाया जाए। तो ये देख रेख करना, कितना फंड और दिया जाए और पैसे की ज़रूरत है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इससे रिलेटेड काम करती है, NDMA। ये हुआ, इतना ही जानो। देखिए, यहाँ मैं बता दूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन सोसाइटी में आजकल क्या है कि जैसे देखें, कहीं बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आती है तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको वहाँ के लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, मतलब बाढ़ से जितनी क्षति हुई उसको पूरी करने के लिए, जितने लोगों को लॉस हुआ उसको फिर से अपने जगह पहले जैसे थे वहाँ पर पहुँचाने के लिए करने का मतलब अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी जहाँ हो, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेट करना। तो फिर से जैसे रिहेबिलिटेट करने मतलब कि जैसे काम अफेक्टेड हुआ तो उनको ऐसा फिर से दिया जाए कि अपने काम पर लग जाए, अपना घर फिर से बन जाए, रिहेबिलिटेशन। तो ऐसे केस में फंड आता है ना, तो ज़्यादातर देखो कि ऐसे में गवर्नमेंट जो ऑफिसर है ना, काम तो उनको बढ़ जाती है कि भाई वहाँ आया तो सब ऑफिसर इंगेज हैं, यहाँ व्यवस्था करवाओ वो करवाओ। लेकिन कुछ लोगों की चार चांदी लग जाती है, पैसा आता है इतना घपला करते हैं, इतना घपला करते हैं, आता है कितना अमाउंट, काम करते हैं बहुत कम अमाउंट का, पेपर पर दिखाया था कि भाई इतने पैसे आए तो इतना का हमने राशन बांट दिया, इतने घर बनवा दिए, तो क्या बोलते हैं उसके लिए इतने यहाँ ये क्या बोलते हैं खाने का मतलब खाने पीने का अरेंजमेंट करवाया, घर बनवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम इतना करवाया, वहाँ इतने टूट फूट गए थे, रोड बनवाया, ये काम किया, तो ये स्कूल टूट गए थे यहाँ ये बनवा दिया। तो करते नहीं है आप, पैसा बहुत खा लेते हैं हर बार, कहीं हर जगह होता है कि जब ऐसे ऐसे आती है तो बहुत लोग उससे बेनिफिशियल, बहुत लोग कौन, हम ऑफिसर लोग ही ऐसे पोस्ट पर जाते हैं तो एक एडवांटेज उनके लिए मौका मिल जाता है और अच्छा खासा पैसा वहाँ खाते हैं। और आता कितना पैसा, फंड खूब आया, नेता कुछ खाया, कुछ है जो DM लेवल पर कुछ खाया, ब्लॉक लेवल पर कुछ खाया, कुछ बाकी जो मुखिया लेवल पर खा के कंडीशन खराब कर देते हैं। देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, देखना जो खुद जो है, देखो क्या होता है। तो सर्विस में देखो ऐसे ऐसे बहुत, जब जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, देखोगे खुद। फिर ऐसे देखो, इलेक्शन वाले की बात, जब इलेक्शन होती है ना, तो इलेक्शन में क्या है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहता हूँ, जैसे DM को पैसा मिलता है कि आपको इस एरिया में इंडेक्स, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DM को कहा जाता है, कलेक्टर को इतना पैसा मिला। फिर स्टेट लेवल पर भी ऐसे होते हैं, या ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, मैंने बताया था पहले। तो पैसा मिलता है, मिलता है कि इतना पैसा आपको मिला जाता है, वहाँ इलेक्शन करवाना है। जो ऑफिसर जो ऑफिसर कहो या जो जो आप जो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे इलेक्शन में जो इन्वॉल्व हैं, उनको इतना पैसा देना है, इतना खिलाना है आपको, यहाँ रहने का अरेंजमेंट में इतना खर्च करना है आपको, और ट्रेनिंग में इतना खर्च होगा, ट्रेनिंग के दौरान जो भी खाना पीना का सामान बटेगा उसमें भी DM पैसा मार लेता है। देखो उसमें भी DM पैसा मार लेता है। मिलेगा कि पर पर्सन को है जो नाश्ते खाने में एक दिन में आपको खर्च करना है, क्या कि एक दिन में खाने में 150 रुपये खाने में खर्च करना है पर पर्सन पर, वो क्या करेगा 70 रुपये में खाना पीना निपटा देगा, किसी एजेंसी को दे देगा 70 रुपये तक ही तुमको खिलाना है, पेपर पर दिखा देगा कि हर आदमी का खर्चा 150 रुपये खाने में हुआ। व्हीकल का अरेंजमेंट कराना है कि 10 व्हीकल का अरेंजमेंट कराना है, 7 व्हीकल में निपटा दिया, और 10 व्हीकल का हाँ पेट्रोल में इतना खर्चा हुआ, व्हीकल को लाने में इतने पैसे हमने दिए, ऐसे करके दिखा देता। ऐसे तो करप्शन होता है ना, और क्या कर रहे हैं। तो सिस्टम में जाओगे तो देखोगे, मैं तो अपने एक्सपीरियंस पहले बता रहा हूँ, वह एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, हो चुका है, तो भाई तो मैं बता रहा हूँ ऐसे होता है, देखोगे खुद जब जाओगे तो रियलाइज करोगे कि हाँ जिन्होंने जो बोला। तो ऐसे तरह इस टाइप से करप्शन। फिर क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर को मतलब बीडिंग हुई या ऑक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मिला, पहले भाई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो आपको सारे ऑफिसर को 10% आपको पैसा तो भाई ऑफिसर को ही खिलाना है, ऑफिसर में बटेगा, फिक्स है। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्टर से ऐसे बात की है तो बोला कि 10% वहाँ देना ही देना, बोले नहीं दोगे तो नहीं दोगे तो फिर फंड नहीं मिलेगा, पैसा टाइम पर आपको नहीं मिलेगा, हम काम करवाएंगे तो टाइम पर नहीं, बोलेंगे डिले करते रहेंगे, रोकते रहेंगे, ऐसे ही काम पेंडिंग रहेगा, हम ही को लॉस है। हम माल मटेरियल आके गिरा देंगे काम शुरू करने के लिए, वो पैसा रिलीज करेंगे नहीं। 10% देना है, नहीं तो ऑफिसर लोग, बाबू लोग, या कहो जो अफसर लोग, अफसर कौन है, जो अफसर बनने के लिए तो पढ़ रहे हो ना, तो ऐसे करते हैं। तो यानी फिर वो क्या करेगा कॉन्ट्रैक्टर, ऑब्वियस सी बात है।
10% इसको खिलाएगा। जहाँ काम करना है तो वहाँ जो रंगदार रहेंगे वो भी काम करने कहे काम करवा रहे हो तो भाई बहुत पैसा तुमको मिल रहे हैं, हमको भी इतना पैसा चाहिए, रंगदार पैसा लेगा। मंत्री लोग वहाँ से कुछ पैसे लिए, बचा कितना, जितना बचेगा खुद उसको ही प्रॉफिट करना है तो काम कितना का करेगा, वो होता है देखो। और ये फिक्स है शायद, देखना कि कोई इतना का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑफिसर को इतना जाना ही जाना है। क्या यार ऑफिसर ले भी रहा है, तो ये मैं ऑफिसर को नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लेते ही होंगे, लेकिन बहुत जगह ऐसा चलता है, जो ऑफिसर होंगे उनसे पूछना, जो भी कोई भी ऑफिसर हो, कोई ग्रेड ऑफिसर हो, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड बी ए एंड ग्रेड बी, पूछना क्या होता है। ये हालत है इसलिए कि लोग जैसे कि कहने का मतलब CPWD, तो किसी को कोई और जगह कोई जॉब हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, लेकिन स्टेट में कहीं CPWD में, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जॉब हो रहा है, या तो वो जाना चाहेगा CPWD में, क्यों, वहाँ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सब काम होगा। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और जॉब में जाते हैं तो फिक्स सैलरी एक तरह से है, वहाँ CPWD में भले ही कम सैलरी हो, इससे कमीशन हम कमाएंगे, ये सोच लेकर जा रहे हैं लोग, यहाँ से कमीशन हमें मिलेगा। लो कमीशन, खराब करो हालत, कमीशन लोगो तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम मुझसे कमीशन ना लो, कहो कि मैं नहीं लूंगा और लेते हैं, लेकिन जितना मैं नहीं ले रहा हूँ ना, जितना तुम और देते हो उसका आउटपुट तुमको देना, उसका काम मुझे चाहिए, ये करो। तो खुद ले लोगे तो काम उतना होगा नहीं, अल्टीमेटली क्या है, आपका स्टेट का लॉस है, कंट्री का लॉस है, ये है, और अल्टीमेटली लोगों का लॉस है। तो ऑफिसर बन के लोग ऐसा तो कर रहे हैं, ऐसे सुनने में कितने लोग सुनेंगे तो कहेंगे ऐसा बोलता है, बोल सकते हैं, देखो ये तो फैक्ट बात है ना भाई, ये हो तो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि मैं बना चढ़ा के बोल रहा हूँ। हो सकता है जिनको बुरा लग रही हो तो वो नहीं करते हो, आई एक्सेप्ट, ऐसा नहीं कि मैंने क्लियरली बोला हर कोई करते होंगे, लेकिन बहुत लोग कर तो रहे हैं ना। बहुत लोग ये जॉब क्यों करने आ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जाएंगे तो भाई वो तो जॉब सैलरी तो वो है ही, उसके अलावा कमीशन अच्छा खासा, जितना सैलरी उससे ज़्यादा कमीशन मिलता है, इसके लिए कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है। तो मैंने क्लियरली बोला, अगर ये सोच करने, ये इस सोच लेकर तुम ये पढ़ाई कर रहे हो, ये बनना चाहते हो तो बिल्कुल, और छोड़ दो, और पैसे ही कमाना है तो बिजनेस करो, बहुत पैसे कमाओगे, उसमें दिमाग लगाओ। देखिए ये जॉब करके मेरे से पढ़कर और जॉब जाते हो और ये करते हो तो फिर ये पढ़ना कोई बेकार है, फिर बाद में क्या है, एक पल में हार्ट अटैक आएगा, करंट बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, अरेस्ट, गए चुपचाप, कब चलते चलते कब गुजर जाओगे किसी को पता नहीं, तब बिल्कुल फिट फाट रहोगे, मसल भी इतनी मोटी लंबी चौड़ी रहेगी, शरीर भी लंबा चौड़ा रहेगा, खूब बढ़िया से खा पी रहे हो, बिना ना BP ना शुगर ना थायराइड ना कोई बीमारी, एक पल में तुरंत अरेस्ट, लोग मरते हैं। अजय डॉक्टर, मुझे तो पता ही है, डॉक्टर रह चुका हूँ तो देख रहा हूँ, मर जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम बड़े पोस्ट पे चले जाओगे तो नहीं मरोगे कभी भी। खैर, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ये हुआ, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो चलो वो तो बात की बात है, समझो, समझना है तो समझ जाओगे तो बहुत अच्छा है। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमेशा बार बार न्यूज में आते रहता है ना, कि काउंसिल जो है इसकी क्या बोलते हैं आप, कोई एडवोकेट है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, या उनको कहते हैं उनका उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करना है, कुछ पल के लिए उनको सस्पेंड करना है रजिस्ट्रेशन को, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्शन लेती है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का साथ साथ ये भी है कि स्टूडेंट जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए करिकुलम क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, उस पर ओपिनियन, उस पर डिसीजन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जितने वकील लॉयर हैं सबको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाना होगा, इसके मेंबर होंगे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया फिर ऐसे कोई डेजिग्नेट करती है, कोई जैसे कि नाम रिकमेंड करती है, डेजिग्नेट करती है, जैसे बोल सकते हो कि कोर्ट में कैसे होता है कि ये सीनियर लॉयर हैं, तो सीनियर ऐसे डेजिग्नेशन के लिए इनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में इतना ही। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन अब तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो चुके हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का क्या काम है, जैसे पहले तो बता दूं, 1952 में हुआ, 1963 में, 73 में, 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया। क्या, पॉपुलेशन अगर कहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो शुरू में अगर मिला, मान ले कि जैसे कि एक पल के लिए मान लिया जाए कि जैसे कर्नाटका में, कर्नाटका को एक पल के लिए मान लिया जाए कि सपोज एज फॉर एग्जांपल जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 20 सीट मिले पार्लियामेंट में, उसको MP का सीट 20 सीट मिला,
बाद में उसके पॉपुलेशन भी बढ़ी, अभी तक उसको 20 सीट है, और हर कंस्टिट्यूएंसी में मतलब तो पीपल भी ज़्यादा बढ़ गए। तो मान ले कि यहाँ एक कंस्टिट्यूएंसी में इतना पॉपुलेशन हो गया, एक कंस्टिट्यूएंसी में यहाँ पॉपुलेशन 30 लाख है, और दूसरी स्टेट में एक कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन 10 ही लाख है। तो यहाँ 30 लाख के लिए भी एक ही सीट है, वहाँ 10 लाख के भी एक ही सीट है। तो अब क्या होगा कि ये इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन में बैठेगा, 30 लाख इनकी पॉपुलेशन हो गई है भाई, तो तो इनको सीट भी तो बढ़ा दिया जाए ना उस हिसाब से। तो सीट बढ़ा जाए मतलब उस एरिया को भी थोड़ा सा, उस एरिया 30 लाख पॉपुलेशन के लिए जो एक सीट दे रखो, अब 2 सीट दो, 15 लाख करके कम से कम, या तो 10 लाख करके 3 सीट बना दो, सीट बढ़ाई जाती है। तो एरिया को घटाना जोड़ना ये सब करने का काम, तो उसके लिए जो कमीशन सेटअप होता है वो होता है डिलिमिटेशन कमीशन, उसका काम होता है टेरिटोरियल अरेंजमेंट करना, कंस्टिट्यूएंसी को बढ़ाना, कम करना, घटाना, नया कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करवाना। तो ये है डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम, 4 बार अब तक सेटअप हो चुका है। तो ऐसा कहाँ, जैसे यूपी बिहार में, नॉर्थ स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा एक्सप्लोड हो रहा था, साउथ में कंपेयर टू कम, तो यहाँ के लोगों को डिमांड पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो एडमिनिस्टर करने के लिए भाई कम से कम एक कंस्टिट्यूंसी भी अलग अलग बांट दिया जाए। फिर बाद में साउथ इंडिया ने अपोज किया कि भाई क्या मतलब है, हम लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, हमारा इकोनॉमी को ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ अच्छा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखे हैं, और वो लोग ऐसे ही कोई ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ा रखा है, तो उनका आउटपुट भी जो एक तरह से सोशल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर अच्छा नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा सीट दे रहे हो और हम ही कोई इंपॉर्टेंस कम दे रहे हो। तो ठीक है भाई, अब नहीं होगा जैसे है, अब जो भी देखा जाएगा, अब 30 साल बाद देखेंगे, 50 साल बाद देखेंगे, ऐसे जो भी कहने का मतलब, अभी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा। तो अब है जो चेंजेज नहीं किया जाएगा, क्यों कि ऐसे तो होगा कि, अब देखो यूपी बिहार का ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉलिटिक्स में क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ सीटें ज़्यादा है, सीटें क्यों ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जीडीपी बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं पता ही है। लेकिन क्या है कि देखो, जब भी बिहार का इलेक्शन आएगा, पेपर में, फ्रंट पेपर पर 1 महीना पहले से न्यूज चलते रहेगी, स्टार्ट चल रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार ने ये बोला, लालू यादव ने ये बोला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर वो ये वो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने ये बोला वो बोला, चलते रहेगा। कर्नाटका का इलेक्शन होगा, आंध्रा का इलेक्शन होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इलेक्शन हुआ, क्योंकि बीच के पेज में कभी कभी थोड़ा चर्चा में आएगा, बस इलेक्शन भी हो गया। लेकिन बिहार यूपी का इलेक्शन हो तो 1 महीना पहले से हेडलाइन बना रहेगा, क्योंकि सीट इतनी है, इनका सीट का इंपॉर्टेंस हो जाता है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट बनाना ना बनाना इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर यहाँ सीटें हैं, जैसे कि बिहार में लगभग है सीटें 40 सीट है, यूपी में लगभग आई थिंक 70-80 के आसपास है, तो ये दो मिल के ही कितने ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो किसी पार्टी का यहाँ बलबला है तो सेंटर में उसका दबदबा रहेगा, कहने का मतलब। तो इसलिए इतनी सारी न्यूज में, तो हम लोग क्या है, मतलब बिहार में, यूपी में क्या है, सिर्फ ये इलेक्शन चुनाव पर चाहिए, इसमें ही ज़्यादा लोग लगे रहेंगे। न्यूज में ये ज़्यादा आएगा, लेकिन न्यूज में ये नहीं दिखाएंगे, न्यूज वाले भी इतने खराब हैं, फैक्ट बता रहा हूँ, कि यहाँ स्कूल की क्या कंडीशन है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल की क्या कंडीशन है, ये सब रोड कैसा टूटा हुआ, इसको न्यूज में नहीं दिखाएंगे। हाँ, नेता के जो स्टेटमेंट हो वो उनसे स्टेटमेंट लेंगे, हाँ नेताजी बताइए क्या है, क्या चल रहा है, क्या है, इनसे गाली सुन कहेंगे कि उसको गाली दो, और उससे बोलेंगे गाली दो, और इसको पेपर में खूब छापेंगे, इसने क्या पॉलिटिकल है जो भड़काऊ भाषण दिया, इसको छापेंगे। लेकिन उसको तो छापो ना, उसको नहीं, उसको न्यूज में आएगा ही नहीं। देखो, कोई द हिंदू पढ़ो, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, तो भाई जब वहाँ मान ली कि कोई बड़ा सा कुछ हुआ, अगर आप इपिडेमिक हुआ एक तरह से कह सकते हो, कोई महामारी हुई, जैसे होता है ना कि चमकी बुखार ऐसे, तो खूब न्यूज में आएगा कि यहाँ ट्रीटमेंट ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, हॉस्पिटल में पहुँच जाएंगे। इसको होने से पहले हॉस्पिटल में कभी चक्कर मारे कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, वैकेंसी नहीं है, उनको सैलरी सही से नहीं मिल रहा है, इक्विपमेंट सही से नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वहाँ मशीनें अवेलेबल नहीं है, वहाँ बिल्डिंग टूटा हुआ है, वहाँ आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइटिंग नहीं है, इसको कभी हाईलाइट किया? और जब एपिडेमिक होगा तो वहाँ जाके जो वहाँ का जो ऑफिसर या जो भी हो, एमएस हो या डायरेक्टर हो, उसको जाकर इतना परेशान करेंगे कि आपके यहाँ तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले से तुम कहाँ थे न्यूज वाले भाई, इतना ही देश से प्यार है तो। वो तो बेचारा ऑफिसर होकर कंप्लेन देते तो थक गया, आगे वाले मिनिस्टर को सुनते ही नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं होगा। तो ये सब मैटर को पहले उछालोगे तब ना भाई सेंटर को भी पता चलेगा ना कि क्या हालत है। क्यों, तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, न्यूज वाले को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखो
मुझे भी लगता था कि भाई क्या चल रहा है यार, जैसे ही इलेक्शन आती है तो खूब चर्चा, और ऐसे वहाँ जाकर देखो कितनी हालत खराब है। ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ, यूपी बिहार कहाँ कहीं भी तुम जाओ ऐसे ही है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, क्या है। अरे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उनका भी, उनको देख कर ऐसा लगता है कि उनको जो पेंटिंग है ना, लगता है कि कभी इंडिया आज़ाद हुआ था तभी का पेंटिंग भी किया हुआ है, पेंटिंग पोचाड़ा जो भी कहते हैं, उसके बाद तो लगता है पेंटिंग तक नहीं किया गया है, ये हालत है। देखो ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये है नेशनल कमीशन फॉर, नेशनल डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। तो इसके भी जो चेयरमैन जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, अभी भी कोई हाल फिलहाल में कोई जज बने हुए हैं। तो एनजीटी का काम, कहीं पेड़ पौधा काटे जा रहे हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ देख रेख करना, क्या उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से पेड़ लगाया है कि नहीं। एनजीटी का आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कोई है जो बड़े से आप फैक्ट्री भी सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ वाटर लेवल पर क्या अफेक्ट होगा, उसमें केमिकल चेंजेस क्या आएंगे, आप कितना प्रोडक्शन करोगे क्या, इस पर भी एनजीटी का कंट्रीब्यूशन होता है। एनजीटी एक्शन लेती है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इनका भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। तो ये है एनजीटी का रोल। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैंने डिस्कस किया है या डिस्कस करूँगा सेबी के बारे में। स्टॉक मार्केट जो इंडिया में देख रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना, उसको आपका सुपरिटेंडेंस देख रेख करना। तो उसके पर और कोई गड़बड़ी कोई कर रहा है, कोई गड़बड़ रिपोर्ट दे रहा है, या कंपनी कोई गड़बड़ अपना टर्न ओवर आउटपुट दिखा रही है, तो उस पर एक्शन लेना सेबी का काम है। या किसी को रजिस्टर करवाना, तो वो सिक्योरिटी सेबी का काम है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी है, बार बार न्यूज में आते रहता है, तो वो सेबी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे ही इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसका डिस्कशन होगा। जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसके बारे में कोई रूल रेगुलेशन बनाना। कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई का क्लेम नहीं करती है, किसी का क्लेम पास नहीं करती है, तो कोई IRDAI के पास भी कंप्लेन रेज कर सकता है कि भाई हमने हर चीज़ पेमेंट दिया टाइम पर, जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी है, लेकिन फॉलो नहीं करते। न्यूज में आता है कि IRDAI है जो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट कर रही है कि भाई आप जो क्लेम में इतनी उंगलियां करते हो ना, लोगों को क्लेम इतनी उंगलियां परेशान मत करो। एक लिमिट तक चलता है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको क्लेम रिजेक्ट करने का जो बहाना आपको चाहिए, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल है। उस पर फिर एक्शन लिया जाएगा, एक्शन मैं लूँगा। फिर क्या होगा कि आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्या होगा, उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाए, कर देगी ये इंश्योरेंस IRDAI। तो ये है IRDAI का ऐसे काम। आया था रिसेंट न्यूज में कि कोविड में बहुत सारे लोगों का क्लेम पेंडिंग है, क्लेम देती नहीं है कंपनियाँ। तो क्लेम अगर दोगे नहीं, तो लोग फिर क्लेम इंश्योरेंस करवाएंगे नहीं। इंश्योरेंस से कहीं ना कहीं कंट्री का बेनिफिट है, लोग इंश्योरेंस में करवाते हैं, तो इंश्योरेंस में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो उस कंपनी के पास मनी होता है। वो मनी कहीं कंपनी किसी और को या तो लोन पर देती है, या वो कहीं और इन्वेस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। लोग इंश्योरेंस के जरिए कहीं ना कहीं, देखो जितना लोग इंश्योरेंस कराते हैं, हर लोग तो क्लेम नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट होने से वो पैसा कहीं ना कहीं और यूटिलाइज होता है। लोगों के पास ऐसे ले पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे उनके घर में पड़ा रहता है, तो कहीं और पड़ा होकर कहीं और यूटिलाइज होता है। यहाँ लोगों को भी सिक्योरिटी हो जाती है कि भाई कुछ भी लॉस हुआ तो कहीं इंश्योरेंस वाले तो है ना, देंगे ना। तो इनको भी उस टाइप से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हम 10,000 दे के 1 लाख का क्लेम, 10 लाख का क्लेम मिलता है। तो कहीं ना कहीं हर कोई का बेनिफिट हो, कंट्री का बेनिफिट होगा, कंट्री का GDP बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ होगा। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी चाहिए, तो IRDAI, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC। इससे पहले मैंने शायद अभी UGC बताया था, शायद डबल हो गया मेंशन। देखें, खैर वो बताया नहीं था, तो UGC के बारे में मैंने चर्चा किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटियों को कितना पैसा मिलना चाहिए, कौन को एफिलिएट करवाना, फिर उनका करिकुलम क्या होना चाहिए, किन को वो अपॉइंट कर सकती है, इसके बारे में कोई गाइडलाइन देना UGC का काम है। टेलीकॉम रेगुलेटरी, TRAII, टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम वही टेलीकॉम ऑक्शन देख रहे हो, एयरटेल, जियो और वोडाफोन, पहले और तो एयरसेल, ये सब बहुत, BSNL। तो उनको ऑक्शन होना, या आप बोल सकते हो उनके लिए कोई गाइडलाइन बनाना, जो भी काम हो उससे रिलेटेड, वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम। इतना ही जानो। RBI का काम जानते ही हो, करेंसी प्रिंट कराना, देश में
इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, बैंक रेट कितना होना चाहिए, बैंक कितने रेट से पैसे किसी को दे सकती है, कितने रेट पर पैसे ले सकती है, और सरकार को कितना रेट पर देगी। तो इस है आरबीआई का काम है। बैंक को कम से कम कितना पैसा अपने पास हमेशा स्टोर रखना है, गाइडलाइन वो होता है आपका CR, करेंट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सब मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले बाद में मैं बताऊंगा। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिस्कशन करूंगा मैं इकोनॉमिक्स में। तो वो सबको डिसाइड करना आरबीआई का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। न्यूज में अक्सर आते रहता है ये। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE की देखते हैं गाइडलाइन, करिकुलम, सिलेबस क्या होना चाहिए। CBSE कोई CBSE से 11 12 कर रहा है, 9 10 6 7 8 9 जो भी हो, जो बुक पब्लिश होती है NCERT के, वो देखते हैं ना। CBSE बोर्ड होता है, एक करिकुलम बनाती है। NCERT को काम है बुक पब्लिश करना, बुक छापना, उसका सिलेबस के हिसाब से बुक प्रिंट करना, कंटेंट देना, NCERT का काम है। CBSE बोर्ड है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, सिलेबस जो डिसाइड करना, जो भी हो, ये CBSE। ऐसे स्टेट का एक स्टेट बोर्ड होता है, सेंट्रल लेवल पर CBSE। एक ICSE भी एक अलग बोर्ड होता है। तो स्टेट का जैसे कंसर्न स्टेट, जैसे यूपी का कोई बोर्ड यूपी बोर्ड है, बिहार का BSEB बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड ऐसा है। तो BSEB बिहार बोर्ड उसको बोलते हैं, वो हिंदी मीडियम में जैसे चलता है। ये CBSE इंग्लिश में चलता है। ICSE वो भी इंग्लिश का होता है। CBSE की बुक जो होती है, CBSE में जो बुक फॉलो की जाती है, NCERT की बुक फॉलो की जाती है। स्टेट में आपका जो भी हो, कंसर्न स्टेट जो भी बुक पब्लिश करती हो। आई थिंक पहले बिहार में भारती भवन करके एक ऐसा हिंदी मीडियम में ऐसा कुछ बुक आया करता था, BTBC कुछ ऐसा, ध्यान में आई डोंट नो एग्जैक्टली नहीं पता अभी भी आता है या नहीं आता है, मुझे नहीं पता अभी। तो ये है। तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको X बोलते हैं, या यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो ID होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो ID है, ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब X बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है X। तो X में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, इस तरीके से दिखेगा। और जो जो ID जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे।
एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही हो गई कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।